हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था, जब सरफान को मालूम पड़ता है कि थीफ की फियांसे को ही किडनैप करके लेकर आया है, उसे चुरा कर लेकर आया है और थीफ की लाइफ में उसकी फियांसे से इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या हो सकती है। तो सरफान बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और फाइनली वो को उस कबीले का सरदार मेंशन कर देता है। और यहाँ पर वो उसे कहता है, जितनी जल्दी हो सके इस नाम पिंग के साथ शादी मनाओ और उसे प्रेग्नेंट करो, क्योंकि मैं किसी भी कंडीशन में थीफ से बदला लेना चाह रहा हूँ और ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। तब नाम पिंग गुस्से में आ जाती है और वो सरदार से कहती है, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले मेरे बारे में सब कुछ जान तो लिया होता। नाम पिंग जब सरदार के साथ आर्ग्यूमेंट कर रही होती है, तब चाओ और उसकी फ्रेंड हंस रहे होते हैं कि पागल लड़की है। यहाँ पर नाम पिंग उनसे कहती है, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं कौन हूँ? मेरे बारे में तुमने अभी कुछ भी जाना नहीं। अगर जानना है तो इस लॉकेट को देखो, जिसमें मेरे बारे में पूरी डिटेल्स लिखी हुई है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ। और अगर मेरे बारे में तुमने सुन लिया तो शायद तुम ये बोलने की हिम्मत भी नहीं रखोगे। तब यहाँ पर सरदार को मालूम पड़ता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, ये तो प्रिंसेस है। जब सरदार को मालूम पड़ता है कि नाम पिंग कोई मामूली पर्सन नहीं, वो तो प्रिंसेस है, तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है कि ने बहुत अच्छी चीज़ चोरी करके लाई है थीफ के घर से। वो कहता है, फिर मैं इस काम में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता हूँ। जितनी जल्दी हो सके इस लड़की से शादी मनाओ, इसे प्रेग्नेंट करो और इसे वापस इसके घर पर ड्रॉप कर दो। अब यहाँ पर नाम पिंग अपने बचाव के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके लड़ रही होती है, लेकिन वहाँ पर उसकी थोड़ी चलने वाली थी। वो प्रिंसेस अपने घर की थी, अपने एरिया की थी, यहाँ कबीले की नहीं। सरदार तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर देता है कि मेरे बाद ही इस कबीले का सरदार रहेगा। यहाँ पर नाम पिंग अपने बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही होती है कि वो बच सके, लेकिन बेचारी उसकी तो कोई भी सुनने वाला नहीं था, क्योंकि वहाँ सरदार के अलावा कोई भी नहीं बोल रहा था। नाम पिंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और इस चक्कर में वो बेहोश भी हो जाती है। थीफ नाम पिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान था, इसी वजह से वो और पुलिस फोर्स मंगवाना चाह रहा था। तब यहाँ पर उसे समझाया जाता है कि वो इतनी बड़ी गलती ना करे। नेक्स्ट सीन में एक न्यू गर्ल की एंट्री होती है, दिखाया जाता है वो रोज़ से फ्लावर्स को डेकोरेट कर रही होती है। सडनली एक रोज़ गिर जाता है, तब थीफ उसे उठा करके देता है। ये लड़की कोई और नहीं, नाम पिंग की छोटी बहन है और इसका नाम कांग है। कांग एक्चुअल में थीफ को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, उसे लाइक करती है, लेकिन थीफ नाम पिंग को लाइक करता है। लेकिन आगे तो इन्हीं लोग की स्टोरी बनने वाली है। यहाँ पर कांग उसे कहती है कि इतनी इमरजेंसी में उसे यहाँ पर क्यों आना पड़ा, जबकि उसकी बहन उसी के घर पर है, वो उसके साथ क्यों नहीं आई। तब यहाँ पर थीफ उसके पेरेंट्स को बताता है, एक्चुअल में नाम पिंग को थोड़ा सा रेस्ट करना था, इसी वजह से वो मेरी सिस्टर के साथ थोड़ा सा वेकेशन पे गई है और कुछ टाइम के बाद वो आ जाएगी। थीफ सच्चाई नहीं बताता है कि नाम पिंग को किसी ने किडनैप किया है, बल्कि यहाँ पर वो तो झूठ बोल देता है। वो इस वजह से झूठ बोलता है क्योंकि नाम पिंग के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन नाम पिंग की छोटी बहन नोटिस कर लेती है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गलत लग रहा है, थीफ ज़रूर झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब यहाँ पर नाम पिंग को हो जाता है और वो अपने सामने को देखती है तो चिल्ला करके उठ के बैठ जाती है और उसे ब्लेम देने लगती है, तुमने मुझसे कहा था तुम मेरी हेल्प करोगे और सेफली मुझे मेरे घर तक पहुँचाओगे, और उल्टा तुम यहाँ तो मुझे फंसाने के लिए लेकर आए हो। एक शादी से मैं बच कर भाग रही हूँ और तुम दोबारा मेरे सर पर दूसरी शादी का भी लेकर आ गए हो। देखो मैं कितनी बार कहूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, और ये क्या कबीला वबीला सरदार उधर लगा के रखा है। देखो मैं प्रिंसेस हूँ, तो इसी वजह से कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरे बारे में सोच लेना। तब कहता है, क्या तुम नहीं जानती हो इस कबीले में किसका चलता है? सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड का, जबकि अब मैं सरदार बनने वाला हूँ तो इस कबीले में मेरी चलेगी। और मैंने क्या कहा था, मैं तुम्हें सेफली पहुँचा दूँगा, तो इस बात पर ट्रस्ट रखो, अदरवाइज़ अगर नहीं करना है तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। यही कहते हुए उसे धमकी देने लगता है। तो नाम पिंग उसके हाथों को पकड़ लेती है और उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, प्लीज़ मुझे सेफली मेरे घर तक पहुँचा दो, मैं और कुछ नहीं चाहती हूँ। एक तुम ही हो जिसे मैं पहचान रही हूँ और तुम्हारे बारे में सुना है, तुम अच्छे भी हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर पास्ट के बारे में सोचता है। उसने अपने डैड से बात की थी कि वो नाम पिंग को यहाँ से जाने दे, बट उसके डैड ने साफ मना कर दिया था कि अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं जॉम को बोल सकता हूँ, वो ये काम करेगा। वो नाम पिंग से शादी करेगा और उसे प्रेग्नेंट करके वापस उसके घर पर छोड़ देगा। किसी भी कंडीशन में ये नहीं चाह रहा था कि नाम पिंग की लाइफ स्पॉइल है। नाम पिंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और उसे कहता है, देखो अब तो मैं तुम्हारा होने वाले हस्बैंड भी हूँ, तो तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। नाम पिंग मना करती है, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। तब यहाँ पर कहता है, तुम यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती हो, इस कबीले में कोई आ सकता है, यहाँ से जा नहीं सकता है, और अगर ये काम मैंने नहीं किया तो कोई और करेगा, जॉम करेगा, नहीं तो सारे गाँव वाले तुम्हारे साथ ऐसा कर सकते हैं। तुम्हारी सेफ्टी यही है कि जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा कर लो, शादी के लिए मान जाओ।
अपनी खुशी मर्जी से मानोगी तो चलेगा, नहीं तो ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ किया जाएगा। याद रखना, मैं नहीं तो कोई दूसरा तुम्हारे साथ ये करेगा। यहाँ पर नामपिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उससे आर्ग्यूमेंट करते हुए कहती है, सच में मुझे तुम्हारी बातों का ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, तुम बहुत ही घटिया किस्म के हो। यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा बकवास करने लगती है। तब फा उससे कहता है, बात प्यार से समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती करने आता है। ये कहते हुए सडनली वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन नामपिंग उसे फोर्सफुली वहाँ से दूर कर देती है। लेकिन फा नहीं मानने वाला, वो उसे ज़बरदस्ती किस कर ही लेता है। तब नामपिंग का सर एकदम चढ़ जाता है और फा से कहती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम जैसे लड़कों से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, अभी मेरी एज ही क्या है, मैं अपने लाइफ को खुल के जीना चाहती हूँ। लेकिन इन दोनों के सीन को यहाँ पर चाओ देख रही होती है। फा नामपिंग को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो जो कर रहा है वो उसके लिए भले के लिए कर रहा है, लेकिन नामपिंग तो बस उसे गलत समझ रही होती है। तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया हो, तुम मेरे साथ ये सब करना चाह रहे हो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तुम इतने ज़्यादा बुरे निकलोगे। चाओ फा से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है और वो बिल्कुल भी ये नहीं देख सकती थी कि फा किसी और लड़की के साथ होए, तो इसी वजह से वो नामपिंग पे झपट पड़ती है। तो फा उसे दूसरी जगह ले जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि कबीले में सरदार ने जो कह दिया बस वही होगा, तुम मुझे भूल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई रहेगी। लेकिन चाओ बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और फा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमने मेरे मॉम डैड से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा ज़िंदगी भर ख्याल रखोगे और बीच रास्ते में ही मुझे छोड़ करके जा रहे हो। फा जब आता है तो सडनली उसे हक कर लेती है और कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ करके मत जाओ, तुम्हारे अलावा और मेरा कौन है ये। यहाँ पर नामपिंग को दिखाया जाता है, वो उन दोनों की इस मोमेंट को अच्छे से देख रही होती है और इसे अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल करने वाली थी कि वो किसी भी कंडीशन में वहाँ से भाग सके। जंगल में जब नामपिंग बात ले रही होती है तब वहाँ पर एंट्री होती है फा की, जिसे देख करके वो ज़ोर से चिल्ला पड़ती है और कहती है, क्या तुम में ज़रा भी शर्म है कि नहीं है, इस तरह लड़की को नहाते हुए देखना कहाँ की अच्छी बात है। तो फा उसे कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, मुझे तुमसे बात करनी है, बस इसी वजह से तुम्हें मिलने के लिए आया, मुझे नहीं मालूम था कि तुम नहा रही हो। मुझे तो तुम पर डाउट हो रहा था कि तुम यहाँ से भागने की प्लानिंग तो नहीं कर रही हो, बस इसी वजह से चला आया देखने के लिए क्या सच में तुम यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही हो कि नहीं कर रही हो। तब नामपिंग उसे कहती है, भागने की प्लानिंग क्या मैं तुम्हें बताकर करूँगी, जिस दिन भागना रहेगा ना तुम्हें बगैर बता कर के यहाँ से भागूंगी। तब फा उसे कहता है, बाहर निकलो, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। जिस पर नामपिंग कहती है, मैं नहीं निकलूँगी। तो फा कहता है, अगर तुम नहीं निकलोगी तो मैं अंदर आ जाऊँगा, क्या तुम चाहती हो ऐसा। तब नामपिंग कहती है, नहीं रुको, मैं आ रही हूँ। और ये कहते हुए वो जब बाहर निकलती है तो फा नामपिंग को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन पैर फिसलने की वजह से दोनों गिरते हैं और दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। थीप की बातें सुनने के बाद भी कांग सेटिस्फाई नहीं थी। वो थीप से कहती है, तुम मेरी बहन को लेकर के झूठ बोल रहे हो, सच क्या है बता दो। लेकिन थीप उससे कहता है, मैं भला तुमसे क्या झूठ बोलने वाला हूँ, जो है सच ही तो है, जो था मैंने बता दिया। फा नामपिंग को डोर ओपन करने के लिए कहता है। नामपिंग जब डोर ओपन करके बाहर आती है तो उसके कपड़ों की सिचुएशन देख करके फा भी हंसने लगता है, क्योंकि वो नामपिंग के कपड़े नहीं रहते, वो फा के रहते जो कि वो पहनी हुई रहती है। अब उसे संभाल में नहीं आ रहा था, तब फा यहाँ पर उसे सही से पहनाता है। नामपिंग फा से कहती है, इस तरह मेरी हेल्प करने का दिखावा मत करो, असली हेल्प तो कौन कर रहा है ये मैं अच्छे से देख रही हूँ, हेल्प करने के बजाय तुम मुझे मुसीबतों में डालते जा रहे हो। तब फा उसे कहता है, देखो मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बहुत ही ज़ोर से भूख लगी है और मुझे खाना खाना है तुम्हारे हाथों का। तुम मेरी होने वाली बीवी हो, इतना तो हक है मेरा कि मैं तुमसे बोल सकूँ कि तुम मेरे लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाओ, तो जल्दी जाओ खाना बना के लेकर आओ, मुझे भूख लगी है। यहाँ पर वो उसे कुछ कुकिंग के सामान भी देता है और कहता है, जितनी जल्दी हो सके कुकिंग करो, मैं वेट कर रहा हूँ। वो तो वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर नामपिंग की सिचुएशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। जो लड़की अपने घर पे एक स्पून ना उठा सके, एक ग्लास वाटर ना ले सके, वो यहाँ पर कुकिंग करेगी तो सिचुएशन तो थोड़ी यूनिक तो होगी ना। और वो भी स्पेशली यहाँ पर वो फ़िश बनाने के लिए जब जाती है तो ज़िंदा फ़िश रहती है, उसके हाथों से फिसल जाती है और वो डर भी रही होती है। वो पकड़ने की कोशिश करती है बट नहीं पकड़ पाती है। तब यहाँ पर वो डिसाइड करती है, वो प्रिंसेस है, वो जो करना चाहे वो कर सकती है। तब यहाँ पर फा उसे कहता है, जल्दी बनाओ मुझे भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो नामपिंग उसे कहती है, बस थोड़ा सा सब्र करो, टेस्टी खाना चाहिए तो थोड़ा सा सब्र करना चाहिए ताकि खाने का मज़ा डबल आए। काफ़ी टाइम के बाद फाइनली नामपिंग खाना बना लेती है। फा आता है और देखता है खाना, उसे देखकर ही समझ में आ जाता है कि खाना कितना ज़्यादा टेस्टी होगा। वो नामपिंग से कहता है, तुमने बहुत मेहनत से ये खाना बनाया है ना, तो मैं चाहता हूँ मुझसे पहले ये तुम टेस्ट करो, देखो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा। तब नामपिंग कहती है, ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा, इसे मैंने बनाया है और तुम्हें यकीन भी नहीं आएगा, मैंने फ़र्स्ट टाइम कुकिंग किया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है।
तब यहाँ पर फा उसे कहता है, खाओ तो सही, देखो अपना बनाया हुआ खाना तुम्हें कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब तुमने ये खाना बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया होगा, तुम्हारे हाथ भी दुख रहे होंगे, तो इसी वजह से मैंने सोचा मैं तुम्हें खुद ही खिला दूँ। और स्पून से वो खुद ही नामपिंग को खिला देता है। नामपिंग तो जब खा लेती है तो कुछ टाइम के बाद उसका फेस का रिएक्शन कुछ अजीब सा हो जाता है, क्योंकि खाना बहुत ही ज़्यादा वाहियात बना हुआ था। खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, जो कि फा ने पहले से नोटिस कर लिया था। अब यहाँ पर नामपिंग कहती, इतना वाहियात खाना मैंने अपनी लाइफ में नहीं टेस्ट किया, तुम इसे कैसे खाते? सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि मुझे कुकिंग नहीं आती है। बताओ अब क्या खाएंगे, क्या हमें ऐसे ही सोना पड़ेगा? तब फा उसे खाना देता है, जो कि बाहर से वो पहले लेकर आया हुआ था। तो नामपिंग उसे कहती है, अगर तुम पहले लेकर आए थे तो बता देना चाहिए था ना, मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कितनी मेहनत से मैंने ये खाना बनाया था, जो कि बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था। जब मुझे नहीं पसंद आया तो तुम्हें कहाँ से पसंद आता है? खैर ये खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और खाने के लिए थैंक्स। अब नाइट का सीन दिखाया जाता है, वही होता है जो दो कपल के बीच में फाइटिंग होती है बेड को लेकर के। यहाँ पर नामपिंग फा से कहती है, देखो मैं बिल्कुल भी नीचे सोने वाली नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आती है, मुझे बेड चाहिए। तब फा उसे कहता है, मैं कुछ भूल भी नहीं रहा हूँ, तुम जा करके बेड पे सो जाओ, मैं बाहर ही सो जाऊँगा। तो नामपिंग कहती है, फर्स्ट टाइम तुमने कोई अच्छा डिसीजन लिया है, जिसे सुनने के बाद मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। जाओ तुम बाहर सो और मैं यहीं पर ही सो जाऊँगी। फा उसे कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाहर सो रहा हूँ, मुझे आवाज़ दे देना, मैं आकर के तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। और ये कहकर वो बाहर सोने के लिए चले जाता है। लेकिन यहाँ पर वो पास्ट के बारे में सोचता है। सरफान कभी भी फा के साथ अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता था, हमेशा वो उसे पनिशमेंट देता था और आए दिन कुछ ना कुछ घटिया वर्क उसे करवाता ही था। नामपिंग पूरे कमरे में अकेले हो और वो कुछ ऐसा वैसा ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। उसे बहुत पुराना संदूक मिलता है और उसमें से एक बुक मिलती है। तो नामपिंग फा के पास लेकर जाती है और उसे कहती है, ये कौन सी बुक है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रही है, इसकी जो लिखावट है वो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। फा हंसते हुए नामपिंग से कहता है, ये बुक तुम्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी और तुम्हें क्या ज़रूरत थी उस बॉक्स से इस बुक को निकालने के लिए, जाओ सेफली इसे वहाँ पर रख दो। जब नामपिंग वहाँ से जाने लगती है तब फा उसे कहता है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, और उसे एक कवच देता है और कहता है, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, इसे हमेशा अपने पास रखना। तब नामपिंग कहती है, ये मुझे क्यों चाहिए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब फा कहता है, ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए, ये तुम्हारा कवच है, ये तुम्हारी रक्षा करेगी, बस इसी वजह से दे रहा हूँ और संभाल के रखना, घुमाना नहीं। तो नामपिंग उसे एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फा नामपिंग को लेकर के किसी से मिलवाने के लिए जाता है और ये देख करके वहाँ के सारे लोग हंसते भी हैं। और जॉम तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो सरदार जो नहीं बना था तो वो तो बदला लेगा फा से। नेक्स्ट सीन में एक लेडी को दिखाया जाता है, फा उससे मिलने के लिए आया हुआ रहता है। वो एक्चुअल में फा की मॉम रहती है। फा की मॉम भविष्यवाणी करती है और फा से कहती है, ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये हमेशा तुम्हें नुकसान ही पहुँचाएगी, अगर ये तुम्हारी लाइफ में रहेगी तो तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। इससे बेटर रहेगा कि तुम चाओ को अपनी वाइफ बनाओ, वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमेशा वो काम करेगी जिसमें तुम्हारी खुशी रहेगी। लेकिन यहाँ पर फा अपनी मॉम की बातें नहीं सुनता है और नामपिंग को ही एक्सेप्ट करता है और वहाँ से उसे लेकर के चला जाता है। नामपिंग उससे पूछती है कि वो लेडी कौन थी, बट फा नहीं बताता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है थीप को। बेचारे उसकी तो कंडीशन ख़राब थी कि उसकी फियांसे ही उसे नहीं मिल रही थी और वहाँ पर अचानक से कांग को देख करके वो और भी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन वो उसे अपने घर लेकर आता है। कांग उसे पूछती है कि वो क्या झूठ बोल रहा है, जो भी है वो बता दे। तब थीप उसे सब कुछ बता देता है कि किस तरह नामपिंग को फा किडनैप करके लेके गया है। कांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ये सब कुछ अब अपने मॉम डैड को कैसे बताएगी, लेकिन थीप कुछ टाइम के लिए ये सब छुपाने के लिए कहता है कि जब तक नामपिंग उन्हें मिल नहीं जाती तब तक वो उसकी मॉम से झूठ बोले कि वो उसके सिस्टर के साथ कहीं बाहर ट्रिप पर गई हुई है। और कांग भी ऐसा ही करने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो अपने मॉम डैड को बिल्कुल भी परेशान होता हुआ नहीं देख सकती थी और वो थीप को लाइक भी करती थी, इसी वजह से वो थीप की बातें सुनती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फा किसी से मिलने के लिए जाता है। अब वो कौन है ये तो आगे की वीडियो में मालूम पड़ेगा।